ये भी है कि जब जिसको पसंद ना आए वो एजिटेशन कर दे, और आपने वहां पे मान लो 5,000 लोग इकट्ठे करे, 50 लाख लोग इकट्ठे करे, देश की आबादी क्या है, देश का इलेक्टोरेट क्या है, तो भैया मेजोरिटी पे देश चलता है, वोटिंग पे देश चलता है। ये जो डिमांड कि भैया मैं भूख हड़ताल करूंगा, ये मंत्री रिजाइन करे, ये कैसे, तो जिन जिन ने वोट किया उनके वोट की वैल्यू नहीं है। नहीं अगर नहीं, आप ये जिस मेरा उनके वोट काउंटर क्वेश्चन है सर, ये जिस आइडियोलॉजी को पुश करते हैं ना भारत में, चाइना में आज से कुछ साल पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, माओ ने टैंक चलवा दिए थे उनके ऊपर, और ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे। उत्तराखंड प्रोटेस्ट, रामपुर तिराहा, 1994, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेट 1 अक्टूबर, सरेआम गोली चलवाई गई थी प्रोटेस्टर्स पर, जबकि वो तो हिंसक भी नहीं थे, वो तो आमरण अनशन में नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, जो कि आप कर सकते हैं। वो तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी नहीं थे। इसी दिल्ली में रामदेव आमरण अनशन नहीं कर रहे थे, रातों रात पुलिस बुलवा करके किस प्रकार से उठवाया गया। एक कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, एक कार्टून बनाने के कारण जेल गए। केतकी चिले एक एक्ट्रेस थी, 103 डिग्री फीवर था, उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था, केतकी चिले नहीं, केतकी कुछ करके नाम था पूरा, उसने पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा था फेसबुक पोस्ट में कि झूठ बोलने वाले का मुंह टेढ़ा होता है। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 103 डिग्री उसको फीवर था, हाथ पकड़ के साड़ी खींचते हुए लेकर के गई जेल में, 45 दिन तक जेल में रही, 45 डेज। ये इनकी डेमोक्रेसी है। बाकी कांग्रेस तो मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी है, और एक दो बार नहीं, वो तो सीरियल मर्डरर है। जैसे कोई सीरियल किलर होता है वैसा है। तो इनके बारे में क्या बोले, 1977 से लेकर के संतों के ऊपर इंदिरा गांधी का गोली चलवाने से लेकर के इतिहास भरा पड़ा हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास जब इतना सपोर्ट बेस है इसकरण सर, आप इलेक्शन लड़ो और जीतो। अभी है औकात, मोदी का पूरा कैबिनेट रिजाइन दे देगा। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. अब जरा कोचिंग पे थोड़ा आइए। आप जो कोचिंग की बात कर रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में इंक्रीजिंगली कोचिंग बन रही है और इसके कई पहलू हैं। एक पहलू है कि हम कितना ज्यादा देश को गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है कि भैया आपको सरकारी नौकरी के लिए लोग इतने क्यों हैं। उसके जवाब आते हैं सिक्योरिटी है, फैसिलिटीज है। कई लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में क्या क्या और हो जाता है, जो पूरा आपका इंस्टाग्राम ट्विटर चलता रहता है। वो एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो एक्चुअली में यूथ है, 28 एवरेज एज। आपको वो सुन के, किसी को भी सुन के कितनी खुशी होती है। 28 एवरेज एज है और रॉकेट्स में जो वो काम कर रहे हैं, क्या है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़ा सा एक कमेंट मारा कि 56 ईयर ओल्ड होने की जरूरत नहीं है, 28 में ही रहता है। तो वो तो कोई प्रोटेस्ट करते नहीं देख रहे, वो तो अपने देश को भी गौरव दे रहे हैं, और जिन लोगों को फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, फाइनेंशियली भी अपने लिए अमेजिंगली करेंगे। पर ये आपने एक कोचिंग माफिया की जो इसमें बात करी, वो क्या ये एक नई जो चीज आई है, और ये हमारे सिस्टम में क्या अनबनी एक फेलियर भी बोलूंगा सिस्टम का हो गया कि ये इतने मशरूम कर गए हैं, जहां पे कोटा के अंदर सीरीज भी बनी है कि भैया किस तरह बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बच्चों की लाइफ को कितने एग्जाम्पल्स आए हैं और बहुत सारे। तो ये जरा, और बिहार तो इसमें अभी बीच में भी चर्चाओं में बहुत रहा है। तो ये क्या चल रहा है ये पूरा कोचिंग माफिया का जो अंडरलाइनिंग बेस रॉक है, क्या सरकार इस खतरे को समझ पा रही है? आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं।
नहीं, भारत की कोई भी सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है और नहीं समझ सकती, समझ भी नहीं सकती। उसका मैं बेसिक कारण बताता हूं। ये कोचिंग माफिया फले फूले क्यों है? पहले अ, विकास दिव्य कीर्ति का मैं एक स्पीच सुन रहा था जिसमें वो कह रहा था कि पहले 5,000 सालों तक ब्राह्मणों का शिक्षा के ऊपर अधिकार था। आप सोचिए, सभी क्लास के बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका मानसिक विचार क्या आएगा? और मैं आपको 10 ऋषियों के नाम बता दूंगा जिन्होंने सूत्र लिखे जो नॉन ब्राह्मण्स थे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बोला क्यों जाता है, मैं आपको बेस पे लेके जाता हूं। देखिए सर, आप किसी प्राइमरी कक्षा के आरक्षित वर्ग के शिक्षक से मिलिए, उसका भी बेटा प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग में पढ़ेगा। उसका खुद का विश्वास सरकारी एजुकेशन सिस्टम पर नहीं है। आप लालू प्रसाद यादव से पूछिए कि उन्होंने सिंगापुर में अपने किडनी का इलाज और अपनी बहू रानी का डिलीवरी जो है वो इंडिया के अच्छे सर्जन से क्यों कराया जो कि आरक्षण से नहीं पढ़े थे या जो कोटे से सिलेक्शन में नहीं हुए थे। वो बोलेंगे कि भाई ऑब्वियसली हमने क्वालिटी चुनी। लेकिन मेडिकल और एजुकेशन, ये दो सेक्टर में क्वालिटी नहीं, जाति के हिसाब से सिलेक्शन किए जाते हैं। फिर डजंट मैटर कि -4 पर आपको ऑर्थोपेडिक्स नीट पीजी में मिल जा रहा है या 19 नंबर ला करके आप फिजिक्स के लेक्चरर बन जा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि जब सरकारी व्यवस्थाएं कोलैप्स होंगी तब ये जो प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर फले फूलेंगे और ये बहुत बड़ा मार्केट है सर। अभी ना उसी मैं जो विकास दिव्य कीर्ति है उससे मैं पूछना चाहता हूं, अपना मार्कशीट तुम लिखो कि मैं जब 35 नंबर आए थे किसी भी सब्जेक्ट में, और फिर मैं देखूं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट जो तुम्हारी प्राइवेट दृष्टि आईएएस है उसमें तुमसे पढ़ने कितने बच्चे आते हैं। तुम बोलो कि मेरे 35 मार्क्स है, मेरी यही क्वालिफिकेशन है। कोई कोई ये मास्टर लगा के प्राइवेट कोचिंग चला ले नहीं, वो बोलता है कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम टॉपर। तो फिर जब आप प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट कोचिंग सेंटर में गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर के नाम पर जाते हैं पढ़ने, तो सरकारी विद्यालय में प्राइवेट गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर क्यों नहीं आते? जब तक इस कोर को हम नहीं ठीक करेंगे, प्रॉब्लम विल बी एकदम वो परसिस्ट करता रहेगा। इट वॉन्ट गेट रिजॉल्व। हमको ये देखना है कि ये जो विशेष माइंडसेट के लोग हैं, इनका मोटिव क्या रहता है, ये किस प्रकार से स्टूडेंट चाहते हैं। किसी भी हद तक जाकर के स्टूडेंट चाहिए इनको, ऐसे नहीं पॉर्श मर्सिडीज वगैरह लेकर के एक एक कोचिंग सेंटर का मालिक बैठा हुआ है। ये आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपका पूरा एक कोचिंग बिजनेस मॉडल है भारत के अंदर, वो बिजनेस मॉडल के अंदर जब आपको स्टूडेंट्स को मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए आपको, चाहे वो डिवाइसिव एजेंडा हो, चाहे वो रिफॉर्म हो, चाहे वो मीडिया का प्ले हो, बेसिक जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट को कस्टमर चाहिए, आपका कस्टमर स्टूडेंट है, तो वो मोटिवेशन समझनी बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ चैरिटी, इट्स मैं बहुत प्रो बिजनेस हूं, मुझे कोई बिजनेस से प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अ फुल पर्सन, बट उस बिजनेस के लिए अगर आप समाज में कुछ तनाव क्रिएट करना चाहते हैं, और हर तरफ से ऊटपटांग बातें होती हैं, सबने अपनी एक ऑडियंस पकड़ ली है, सबने अपनी एक मार्केट पकड़ ली है, तो वो एक राजा बनने के सपने दिखाता है सर, आप सबने अपनी ऑडियंस पकड़ ली है। तो ये एक रिफॉर्म, इस पे अब सरकार को क्या रिफॉर्म कर सकती है, करना चाहिए, लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बहुत टेक्निकल विषय है और बहुत सोच के करना पड़ेगा, बट इग्नोर नहीं कर सकते अब आप इस सब्जेक्ट को। नहीं, इग्नोर भी नहीं कर सकते। रिफॉर्म लाने के लिए आपको जो मैंने शुरू का बेसिक्स बताया, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो कोई ना कोई तो कोचिंग खड़ा होता ही रहेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ना सर। क्योंकि अब आपके मान लीजिए सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है नीट के को क्रैक करने लायक, तो वो तो कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा। अब प्राइवेट स्कूल भी तो उसी तरह से फंक्शन कर रहे हैं सर। आप ये भी देखो, क्या प्राइवेट मिशनरीज स्कूल में वो सारे एजेंडे पुश नहीं किए जा रहे हैं? माइनॉरिटी स्कूल के नाम पर वो सारे एजेंडे पुश नहीं किए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं। और माइनॉरिटी स्कूल छोड़िए, एवरीवन नोज के अलीगढ़ में किस प्रकार, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर किस प्रकार के एजेंडा पुश किया जाता है जहां माइनॉरिटी के नाम का खेल हो रहा है। तो आपको बेसिक चीजों से निकल करके आपको एक ट्रांजिशन के फेज में लाना होगा कि भाई देखो, ये हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर है,
यहां हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमको चाहिए, आपको दलित शिक्षक चाहिए, वेरी गुड, मैं दूंगा, पर इससे कम नंबर पर पॉसिबल नहीं है बॉस। हमको दलित सर्जन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, ये एक अलग ही डिबेट है अभिषेक जी, जो पूरी नहीं, मैं उसको लेके, पर मैं आज थोड़ा कॉकरोच जनता पार्टी पे इस समय के चीजों पे आता हूँ, क्योंकि क्या रिजर्वेशन, किस टाइप की रिजर्वेशन, उसके अंदर क्या रिफॉर्म, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं, मैं नीट पे आ रहा हूं सर। आपने मुझे टोक दिया। आप पहले समझो डिमांड एंड सप्लाई का खेल ना, तब तो जाकर के हम कोचिंग तक पहुंचेंगे। अगर सर ये सारी चीजें परसिस्ट करेंगी तो क्या डिमांड एंड सप्लाई बना रहेगा? सप्लाई कौन कर रहा है? ये सारे कोचिंग सेंटर में ही तो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। यही तो भ्रष्ट बाबुओं के साथ मिलकर के 3-3 करोड़ रुपए में एक सीट का सौदा कर रहे हैं। समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, इस नीट पेपर लीक में भी तो कोचिंग सेंटर का ही इन्वॉल्वमेंट है। आप मुझे दुनिया का कोई, चलिए इस छोड़िए, दुनिया का कोई पेपर लीक बताइए जहां पर कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व नहीं है। वो होगा ही, क्योंकि वही सप्लाई करता है। डिमांड मार्केट में है, जिसके पास पैसा है वो किसी भी कीमत पर एक सीट पाना चाहता है, क्योंकि मेरिट गया तेल लेने, क्योंकि मेरिट को आपने पहले ही लात मार रखा है। ये इंटरलिंक्ड है सर। एक को जब तक आप चेन को क्रैक नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपने सॉल्यूशन पूछा, ये जो अभिजीत दीपके और ये लोग हैं, इन्होंने इस मॉडस ऑपरेंडी को समझा और यहां लूप होल ढूंढ लिया है। वो समझ रहे हैं कि सरकार इस लूप होल में फंस जाएगी। मैं कहता हूं, एक नहीं 10 धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे दिलवा लो, नीट पेपर लीक ऐसे नहीं रुकेगा। दूसरा सरकारी बाबू आएगा, उसको चाहिए पैसा। इस देश में बाबुओं को रोकने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसको चाहिए पैसा, वो भी किसी कीमत पर। और जैसे मैंने कहा कि जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई के लिए कोई चाहिए तो कोचिंग सेंटर अवेलेबल है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप नहीं कर पाओगे। 10 धर्मेंद्र पहले नहीं होते थे, 2006 में हुआ है, 8 में हुआ है, पटना में पूरा मेडिकल माफिया पकड़ाया हुआ था 2009 में, आपको याद होगा। पहले भी तो यही चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, इसके नाम पर जो सड़क पर राजनीति है वो प्रॉब्लम है जो ये लोग खेल रहे हैं। इसमें 2 ऑर्डर, और अभिषेक की 2-3 मल्टीपल ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, जो हर सरकार का जिम्मेवारी है, और ना रोक पाने पे सरकार पे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। कोई डाउट नहीं है। दूसरा ये उठता भी है। दूसरा ये है कि क्या इस आंदोलन को एक नई दिशा में ले जाके उस ग्रीवियंस को, उस प्रॉब्लम को क्या नेपाल बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब देखिए, एक और क्लिप जाना चाहता हूं मैं इसके अंदर कि किस किस तरह की चीजें आ रही हैं यहाँ पे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे, युवा बिठाए जाएंगे। भैया पहले तो एक युवा की परिभाषा लाइटर साइड पे इस देश में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छोड़ दीजिए 50 साल में भी युवा है या नहीं है, पर जो ज्यादा जरूरी बात है, युवा बैठते हैं पार्लियामेंट में चुनाव जीत के। ये आप जब युवा को, किसी भी यंगस्टर को आप ये शॉर्टकट्स दिखाओगे नेपाल जैसे कि भाई तबाही कर दो, तो ये एक एजुकेशन जो हमने डिस्कस किया, एक प्रॉब्लम है, बेडरॉक है, एड्रेस करना है। उसके बहुत पहलू हैं, आप किसी भी पहलू से कर लीजिए। कोचिंग के अंदर किस तरह मार्क्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो है और वो करना है। पर आज जो लाइव थ्रेट है, मैं उसकी बात पे थोड़ा आना चाह रहा हूँ। ये लाइव थ्रेट है जहां पे, और मैं सबको बोलूंगा जो सुन रहे हैं, प्लीज अपने घरों में बच्चों को बताओ, ये शॉर्टकट सिर्फ जेल जाने का शॉर्टकट है, पार्लियामेंट जाने का नहीं है। उखाड़ के फेंक दो, तोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे। जहां भी आप देखते हैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ देखते हुए, तो वहीं पे उसको समझाओ ये पार्लियामेंट नहीं जेल पहुंचाता है। ये क्या भाई सब डिमांड्स हैं, किस तरह पार्लियामेंट बैठते हैं। और बिहार तो भूमि रही है स्टूडेंट आंदोलन की। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो बोल रहा है कि फेंक देंगे, हरियाणा में इलेक्शन था तो क्यों नहीं उखाड़ के फेंक लिया बीजेपी को?